हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और करंट अफेयर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत सारी न्यूज़ेस देखी होंगी कि भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के सभापति को हटाने का जो अविश्वास प्रस्ताव है ये लेके आया गया है राज्यसभा के अंदर। लेकिन मैं कहता हूं इतना आसान नहीं है उनको हटाना। क्यों? क्योंकि जो हमारे संवैधानिक प्रावधान हैं वो इतने आसान नहीं है उपराष्ट्रपति को हटाने के। क्या है पूरा माजरा? ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये क्यों लेके आया गया है, ये क्यों पारित नहीं हो पाएगा संसद में, और जो हमारे संविधान में जो सारे प्रावधान दिए गए हैं वो प्रावधान क्या हैं। साथ ही हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति को नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है और राष्ट्रपति को नियुक्त करने की प्रक्रिया से उसका क्या लिंकेज है, और यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो यहाँ से क्वेश्चन उठाया है उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से एग्जैक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो डिटेल से हम इस वीडियो में सारे जो हमारे एस्पेक्ट होंगे, एंगल होंगे, उनको हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज लेने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना। टॉपिक बहुत शानदार तरीके से आपका पूरा का पूरा यहाँ पर कवर होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत से पहले कुछ आपके लिए अमेजिंग, कुछ आपके लिए जो डिस्काउंट्स है वो अवेलेबल हैं। अनअकैडमी के 9वें बर्थडे पर अनअकैडमी ने बहुत सारे जो डिस्काउंट्स हैं वो अपने एस्पिरेंट्स को दिए हैं। आप अगर अनअकैडमी का कोई भी कोर्स अवेल करते हैं तो आपको उस पर 50% का ऑफ मिलने वाला है। उसके साथ साथ जितने भी ड्यूरेशन के लिए आप वो कोर्स परचेज करते हैं उतने ही ड्यूरेशन का आपको और एक्सटेंड मिलता है। जैसे आप 9 महीने का अगर कोई कोर्स परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 9 महीने का एक्सटेंशन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये सारी डिटेल्स हैं, आप अगर चाहें तो अनअकैडमी के जो हमारे कोर्सेज हैं यूपीएससी सीएसई के लिए आप उनको अवेल कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा आरंभ बैच है 2026 का, ये 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 2027 का 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 2026 का इंग्लिश जो हमारा इग्नाइट बैच है ये 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप 858585 जो हमारा अनअकैडमी का नंबर है उस पर कॉल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर किसी भी कोर्सेज पर अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको मेरा कोड यूज करना होगा एंड द कोड इज शुभ50। आप मेरा ये कोड यूज करेंगे तो आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल कर पाएंगे। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे न्यूज आर्टिकल्स आपने देखे। यहाँ पर विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया राज्यसभा में और आरोप लगाया गया कि किस तरह से उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के जो सभापति हैं वो विपक्ष के साथ भेदभाव करते हैं, वो विपक्ष के साथ बायस तरीके से काम कर रहे होते हैं। हम शुरुआत करते हैं क्या है पूरा मामले को जानने की कोशिश करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया जो अलायंस है इसके द्वारा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब हैं, इनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस है वो नोटिस दिया गया है। यहां पर नोटिस की बात इसलिए करी जा रही है मेरे दोस्त, बिकॉज भारत के उपराष्ट्रपति जो हमारे राज्यसभा के सभापति भी होते हैं उनको हटाने से पूर्व 14 दिन का जो नोटिस है, इस 14 दिन के नोटिस की आवश्यकता पड़ती है और जो पूरा प्रोसेस है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब हैं वो पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। राज्यसभा में 70 सांसदों ने ये जो प्रस्ताव इनको हटाने का लाया गया था इस पर साइन कर दिए हैं। अब ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि जब ये जो सत्र आया राज्यसभा का तो इस सत्र में विपक्ष के द्वारा अदानी का जो बहुत ज्यादा बहुचर्चित मामला था, यूएस में उनके ऊपर जो चार्जेस फ्रेम हुए या फिर जो आरोप लगाए गए, तो उसको चर्चा में लाने के लिए, उसको बातचीत करने के लिए विपक्ष के द्वारा मांग करी गई। लेकिन इस मांग के साथ साथ में और भी बहुत सारी ऐसी डिमांड्स थी विपक्ष की, तो उस पर जो बहुत ज्यादा बहस है, बहुत ज्यादा गर्माहट भी हमें देखने को मिली, तनाव भी देखने को मिला, जिसकी वजह से संसद की जो सामान्य प्रक्रिया है वो भी काफी ज्यादा बाधित हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर जब हम बात करेंगे, जब गौतम अडानी का पूरा मामला आता है तो जो विपक्ष है उसके द्वारा जेपीसी की डिमांड करी जाती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की डिमांड करी जाती है, जो कि बहुत पुराने टाइम से उनके द्वारा ये डिमांड करी जा रही है। तो संसद में ये सत्र में गौतम अडानी और अन्य कई मुद्दों को लेके सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो गतिरोध है वो जारी है। कांग्रेस पार्टी पहले भी कई मुद्दों को लेकर अडानी के मसले पर जेपीसी की मांग करती रही, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। राज्यसभा के गठन हुए 72 साल हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी उपराष्ट्रपति के ऊपर ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो। तो ये राज्यसभा के इतिहास में होने वाली पहली घटना हमें देखने को मिलती है, राइट। अब जब हम अविश्वास प्रस्ताव यानी कि इनको हटाने के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे दोस्त हमें जानना होगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। साथ ही हम यहां पर राष्ट्रपति का भी थोड़ा सा कंपैरिजन लेंगे, बिकॉज इसी कंपैरिजन से यूपीएससी ने अपने एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में क्वेश्चन हमसे पूछा है। उपराष्ट्रपति पर मूव करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में आप बात करेंगे तो इनके इलेक्शन के लिए वोट जो निर्वाचक मंडल होता है उस मंडल में कौन कौन होते हैं, यानी कि वोट कौन कौन डालते हैं। तो ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से बना है।
भारत के राष्ट्रपति को जो निर्वाचित करने के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें जो शामिल होते हैं वो हैं लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और जो आपके यूटीज दो, कौन कौन से, दिल्ली और पुदुचेरी। इनके ध्यान रखेंगे केवल और केवल निर्वाचित लोग जो हैं वो हिस्सा लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में। जो नामांकित लोग हैं उन नामांकित लोगों का कोई भी किसी प्रकार का रोल नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो नामांकित लोग हैं उनका कोई किसी प्रकार का रोल नहीं है, राइट। लेकिन जब भारत के राष्ट्रपति को रिमूवल का यानी कि इनके महाभियोग या फिर इनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, इनको हटाने की प्रक्रिया में केवल लोकसभा और केवल राज्यसभा के लोग हिस्सा लेते हैं। राज्यों की विधानसभा और जो यूटीज है इनका किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होता भारत के राष्ट्रपति को हटाने में। लेकिन यहां पर जो लोकसभा और राज्यसभा के लोगों की बात आ रही है तो यहां पर ध्यान रखना मेरे दोस्त, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड यानी कि नामांकित दोनों लोग शामिल हो जाते हैं। ध्यान रखना ये नामांकित लोग यहां पर चुनाव में शामिल नहीं थे, लेकिन इनको हटाने में ये नामांकित लोग आ जाते हैं। लेकिन जो राज्यों के लोग थे वो राष्ट्रपति को हटाने में इनका कोई योगदान नहीं था। अब आप ये मत कहना कि भाई चर्चा तो उपराष्ट्रपति की चल रही है, मैं राष्ट्रपति के बारे में बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसी को यहां से लिंकेज करके हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो यूपीएससी ने हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हमसे पूछा है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के लिए। तो ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के लोग भाग लेते हैं, राज्यों का कोई कैसा भी योगदान नहीं होता। यानी कि जो लोग राष्ट्रपति साहब के रिमूवल में हिस्सा ले रहे थे, इनको हटाने में हिस्सा ले रहे थे, वो लोग इनके इलेक्शन में भाग लेते हैं। यानी कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और नामांकित लोग, इनके बारे में हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी आपको, जो अगर इनको हटाने की बात आएगी तो इनका जो प्रस्ताव है, ये जो प्रस्ताव होगा हमें, इनका जो प्रस्ताव है हटाने का, ये केवल और केवल जो राज्यसभा है इस राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, हमने यहां पर ये बात कर ली। अब आगे हम बढ़ेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। इनको हटाने के प्रावधान के बारे में बात करते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 67B, 92 और 100 इसके तहत में परिभाषित करा गया है। प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले का नोटिस देना होता है सदन में। उसके बाद राज्यसभा में यदि प्रस्ताव पेश हो जाता है तो इसे कुल सदस्यों के संपूर्ण बहुमत से, यहां से ध्यान रखें, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूजन होने की जो गुंजाइश है वो सबसे ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखेंगे यहां पर साधारण बहुमत की बात करी जा रही है। यहां पर किसी प्रकार की कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहां से ये अगर पारित हो जाता है तो फिर ये पारित करने के लिए केवल उपस्थित और मतदान करने वाले जो सांसद हैं उनके बहुमत की आवश्यकता हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर ये राज्यसभा से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर इसको लोकसभा में भेजा जाता है, वहां भी इसको साधारण बहुमत से हम पारित कराते हैं। और अगर ये वहां भी पारित हो जाता है तो ध्यान रखेंगे फिर इनको जो है इनको अपने पद से हटा दिया जाता है। और जब इनको जो सभापति का पद है राज्यसभा का वहां से हट जाते हैं तो फिर इनकी जो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का पद है वो भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी यहां पर। ठीक है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में ही शुरू हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया वो पदेन सभापति होते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, एड ऑन कर देता हूं एक जानकारी। यदि भारत के राष्ट्रपति को जब पद त्याग यानी कि त्याग पत्र देने की बात आती है, रिजाइन देने की बात आती है, तो राष्ट्रपति रिजाइन किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति रिजाइन किसको देंगे? वो राष्ट्रपति को रिजाइन देते हैं। तो ये आपस में रिजाइन देते रहते हैं। इस बात के बारे में आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है। ना आगे अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है, लेकिन इस बार ये पॉसिबल नहीं है। इस बार मतलब इनको हटाना इतना आसान भी नहीं। यहां पर आप इंडिया टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव लाया तो गया विपक्ष के द्वारा, लेकिन इनको हटाना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 14 दिन के नोटिस वाली एक बात रही, क्योंकि 20 तारीख को ये खत्म है, जो सेशन है ये खत्म हो रहा है। अब सबसे बड़ा इनको ना हटाना यानी कि इनको हटाना इतना आसान क्यों नहीं है, उसका बड़ा रीजन है कि मेंबर्स की संख्या का होना। राज्यसभा में 245 टोटल मेंबर हैं। इन 245 में से बीजेपी और उसके जो अलायंसेस हैं उनके अलायंस के पास 125 सीटें हैं, जबकि विपक्ष के पास केवल 112 सीटें हमें देखने को मिलती हैं। तो यहां पर पारित कराना ये भी आसान नहीं है। लेकिन बड़ी चुनौती कहां पर आती है? लोकसभा में एक मेजर जो डिफरेंस है, ये मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। वो मेजर डिफरेंस क्या है? ये मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अगर राज्यसभा में जो प्रस्ताव पारित हो भी जाता है तो लोकसभा में चुनौती और बड़ी हो जाती है। लोकसभा में चुनौती और क्या बड़ी हो जाएगी? यहां पर एनडीए के पास 293 सीटें हैं
जबकि विपक्ष के पास केवल 238 सीटें हैं। तो लोकसभा से जो पारित है, क्योंकि मैं बता रहा था राज्यसभा से प्रस्ताव को पारित करने के बाद लोकसभा से जो प्रस्ताव है इसको पारित कराना इतना आसान नहीं है और इसकी जरूरत भी पड़ती है, तभी इनका जो रिमूवल है वो रिमूवल हमें देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी का, यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है। उससे पहले अगर आपको पॉलिटी को डिटेल में पढ़ना है तो पॉलिटी के डिटेल्ड सेशन को हम इसी चैनल पर 4 बजे जो है हम डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज। पीवाईक्यू को हम वहां पर ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके साथ साथ सुबह 9 बजे डेली इसी चैनल पर मेरे द्वारा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस किया जाता है एग्जाम अप्रोच के साथ और यूपीएससी फोकस, यूपीएससी ओरिएंटेड, जहां से यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम बात कर लेते हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो हमारा पीवाईक्यू यहां से पूछा गया है इसी टॉपिक से। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते, ठीक है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन जो होते हैं इनके बारे में यानी कि 2 ऑप्शन हमें पूछे गए थे, ये था हमारा पहला, ये था हमारा दूसरा, ठीक है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। सही पूछा है। दूसरे स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ना, इसीलिए मैंने आपको जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगा केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो आई होप मैं ये सोच सकता हूं, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको जो मैंने समझाने की कोशिश करी वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।